अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर असलम जावेद और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू यूज गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व मैट्रिसेस। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड को किस तरह से यूज करेंगे, फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए गॉस जॉर्डन मेथड की हेल्प लेंगे। तो आइए चलते हैं इस मेथड को सीखते हैं कि गॉस जॉर्डन मेथड क्या है और इसको किस तरह से हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका सीखते हैं रूल। गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड में अपने मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। आपको मालूम है यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 एंड 0 1 0 0 0 1 ये 3x3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा और जो राइट हैंड साइड का जो कॉलम होगा लास्ट फोर्थ कॉलम, उसमें हमें सोल्यूशन मिल जाएगा, आंसर्स मिल जाएंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स को गॉस जॉर्डन मेथड से यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारा जो टास्क है वो 2 स्टेप्स पे मुश्तमिल होगा। पहले स्टेप में हमने हर कॉलम का जो डायगोनल एलिमेंट होगा उसे 1 बनाएंगे और फिर उसी रो की मदद से जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स मौजूद होगा उसकी मदद से उस कॉलम के रिमेनिंग एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे। यही प्रोसीजर हम कॉलम 1 के लिए करेंगे। कॉलम 1 का पहला डायगोनल एलिमेंट होगा, उसको 1 बनाएंगे और उसके बाद उससे नीचे 2 नंबर्स जो होंगे उनको 0 बनाएंगे। इसी तरह से सेकंड कॉलम में और फिर थर्ड कॉलम में। डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाने के लिए हम डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन की हेल्प लेंगे। जिस नंबर को आपने 1 बनाना है उसको अगर उसी नंबर से डिवाइड कर दिया जाए या उस नंबर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो डायगोनल एलिमेंट 1 बन जाएगा और फिर उस डायगोनल एलिमेंट वाली रो की मदद से हम उस कॉलम के रिमेनिंग एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे प्लस या माइनस की मदद से। तो आइए चलते हैं हमारे फर्स्ट एग्जांपल की तरफ। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 1 3 4 2 2 -3 1 4 3 और राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो सपोज 5 10 एंड 12 है। इसमें हमारे ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ये फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का, ये सेकंड डायगोनल एलिमेंट है कॉलम 2 के अंदर और ये थर्ड डायगोनल एलिमेंट है कॉलम 3 के अंदर। और सबसे पहला हमारा टास्क ये होगा हर कॉलम के अंदर उसका डायगोनल एलिमेंट 1 बनाना है। फिर उसकी मदद से उस कॉलम के रिमेनिंग एलिमेंट, जैसे कि हम फर्स्ट कॉलम की बात करें, इसमें हमारे पास कॉलम 1 में डायगोनल एलिमेंट 1 बन चुका हुआ है। अब इस कॉलम की मदद से, इस डायगोनल एलिमेंट्स की मदद से इस कॉलम के रिमेनिंग एलिमेंट्स जो है उसको हम यहाँ पे 2 को और 1 को, इनको दोनों को हमने 0 बनाना है। इन दोनों को 0 बनाएंगे। अब इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे जी R2 हमारे पास है 2 2 -3 एंड 10 और विद द हेल्प ऑफ R1 0 बनाना है। R1 हमारे पास है 1 3 4 एंड 5 दोनों को। अब यहाँ पे हमें 0 रिक्वायर्ड है तो सेकंड रो R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 आ जाएगा, ये 2 3 6 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा एंड 2 5 10 आ जाएगा। दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस कर देने से हमारे पास यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन आ जाएगा इसका R2 -2 R1 और ये रिजल्ट 0 आ जाएगा, -4 -11। ये हमारे पास R1 R2 का आंसर आ गया। अब इसी तरह से R3 को सॉल्व करते हैं। R3 हमारे पास है 1 4 3 एंड 12 विद द हेल्प ऑफ R1 करेंगे। R1 हमारे पास आता है जी 1 3 4 एंड 5 दोनों को सिंपल माइनस कर देंगे। माइनस कर देने से हमारे पास ये 0 आ जाएगा और ये बनेगा R3 -R1 और ये आ जाएगा 1 -1 एंड 7। ये हमारे पास रिजल्ट्स आ गए R2 एंड R3 के। अब हम इनको लिखते हैं। हमारे पास यहाँ पे ये मैट्रिक्स, हमारे पास यहाँ पे ऑपरेशन R2 -2 R1, दूसरा ऑपरेशन था हमारे पास R3 -R1। फर्स्ट रो एज इट इज आ जानी है 1 3 4 एंड 5। सेकंड रो का रिजल्ट हमारे पास है जी 0 -4 -11 0। R3 का रिजल्ट हमारे पास है 0 1 -1 एंड 7। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो कॉलम है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 0 0 बन चुका हुआ है। अब सेकंड कॉलम में हमारे पास ये डायगोनल एलिमेंट -4, इसको 1 बनाना है। इधर वी कैन मेक इट 1 बाय डिवाइडिंग बाय -4 या फिर हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि हम रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज कर दें बिकॉज रो 3 में इस -4 से नीचे 1 ऑलरेडी मौजूद है तो हमारे लिए ये कन्वीनियंट रहेगा ताकि हम उस फ्रैक्शन से भी बच जाएं। हम R2 और R3 को इंटरचेंज कर दें। हम यहाँ पे R2 और R3 को इंटरचेंज कर देते हैं और इस अब यहाँ पे हम R1 को लेते हैं जी। R1 हमारे पास है 1 3 4 एंड 5 विद द हेल्प ऑफ R2 0 बनाना है तो R2 हमारे पास है 0 1 -1 एंड 7। दोनों को यहाँ पर हम माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए यहाँ पे 0 चूंकि हमें सेकंड प्लेस पे चाहिए तो हम R2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास 3 और 3 से हमारा 21 आ जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये इसका रिजल्ट आ जाएगा R1 -3 R2 1 0 7 और -16 आ जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पे R3 को लेते हैं जी। R3 हमारे पास है 0 -4 -11 और 0 विद द हेल्प ऑफ R2 करेंगे तो 0 1 -1 एंड 7। यहाँ पे दोनों को ऐड करने से हमारे पास ये इस पोजीशन पे 0 आ जाएगा
बट यहाँ पे हमें R2 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। R2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास ये इसका 4 माइनस 4 ये 28 बन जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा R3 प्लस 4R2। रिजल्ट ये 0, 4 माइनस 4 0 माइनस 15 28, तो ये R3 का रिजल्ट आ गया। अब हम मैट्रिक्स के अंदर लिखते हैं इनको। हमारे पास जो फर्स्ट ऑपरेशन था वो है R1 माइनस 3R2 और इसका रिजल्ट हमारे पास है 1 0 7 और माइनस 16। R2 एज इट इज़ आ जाएगी 0 1 माइनस 1 एंड 7। R3 का हमारे पास ऑपरेशन था R3 प्लस 4R2 और इसका रिजल्ट था हमारे पास 0 0 माइनस 15 एंड 28। अब हमारे पास फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास चेंज हो चुके हैं 1 0 0 0 1 0 फॉर्म में, जबकि हमारे पास अब थर्ड कॉलम को हमने इस फॉर्म में लेके आना है। थर्ड कॉलम में ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट पे माइनस 15 है। इस डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाने के लिए हमने थर्ड रो को माइनस 15 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये एलिमेंट 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर थर्ड रो को माइनस 15 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा ऑपरेशन आ जाएगा माइनस 1/15 R3 और थर्ड रो में आपके पास आ जाएगा 0 0 1 और माइनस 28/15। R1 एंड R2 एज इट इज़ आ जाएंगी 1 0 7 माइनस 16 और 0 1 माइनस 1 एंड 7। ये हमारे पास R2 आ गई। अब हमारे पास ये डायगोनल एलिमेंट 1 बन चुका है। अब इस डायगोनल एलिमेंट की मदद से हमने इस कॉलम के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स माइनस 1 एंड 7 उनको 0 बनाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं पहले R1 के अंदर हमारे पास है 1 0 7 माइनस 16। R3 की मदद से करना है तो R3 में है 0 0 1 माइनस 28/15। इन दोनों को हम यहाँ पे सेकेंड R3 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 7 हो जाएगा और यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद इनको माइनस करने से हमारे पास ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे ये साइन प्लस आ जाएगा। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास आंसर आएगा इसका R1 माइनस 7 R3 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और यहाँ पे हमने ये माइनस 16 और 28 मल्टीप्लाई 7 और 15 इनको सॉल्व करके इनका आंसर लिखते हैं तो ये आंसर आएगा, ये आंसर आया माइनस 44/15। अब हम देखते हैं यहाँ पर R2 को। R2 हमारे पास है 0 1 माइनस 1 एंड 7 और R3 की मदद से R3 हमारे पास है 0 0 1 माइनस 28/15। दोनों रोज को प्लस कर देने से यहाँ पे 0 आ जाएगा। इन दोनों रोज को प्लस कर देते हैं R2 प्लस R3 0 1 0 और ये 7 और ये माइनस 28/15 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 77/15। अब ये दोनों आंसर्स लिखते हैं मैट्रिक्स में तो हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट हमारा ऑपरेशन था R1 माइनस 7 R3 और इसका रिजल्ट था हमारे पास 1 0 0 और माइनस 44/15। सेकेंड R2 का आंसर, R2 का ऑपरेशन था हमारे पास R2 प्लस R3 और इसका आंसर है 0 1 0 77/15, जबकि R3 एज इट इज़ 0 0 1 माइनस 28/15। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर्स आ गया। इसके फर्स्ट आंसर है माइनस 44/15, सेकेंड है 77/15 और थर्ड आंसर है माइनस 28/15। हमारा अगला क्वेश्चन हमारे पास ये एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है A, इसको सॉल्व करना है हमने। तो यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी 1 है, इसकी मदद से हमने इस कॉलम के रिमेनिंग एलिमेंट्स को 0 बनाना है, इस 3 एंड 4 को। तो अब हम यहाँ पे R2 सेकेंड रो में 0 लेके आना है। तो R2 में हमारे पास है 3 1 2 एंड 0। क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम में 0 बना रहे हैं तो हम यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ R1 0 बनाएंगे। तो R1 लिखेंगे यहाँ पे हम 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 7। अब यहाँ पे हमारे पास इस जगह पे फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट स्पेस पे यहाँ पे 0 चाहिए। इट मीन ऊपर और नीचे सेम नंबर आने चाहिए। तो हम क्या करते हैं R1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 3 हो जाएगा। 3 2 6, 3 1 3 एंड 3 7 21। अब 3 और 3 दोनों को माइनस करने से 0 होगा। सो हम यहाँ पे R1 के यहाँ पे साइंस चेंज कर देते हैं। साइंस चेंज कर देने से हमारे पास ये 3 और माइनस 3 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास ऑपरेशन बन जाएगा ये R2 माइनस 3 R1। 1 + 6 7 आ जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा, 0 + 21 आ जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास ये R2 का आंसर आ गया। अब ऐसे ही हम R3
R3 का आंसर लेके आते हैं। R3 के लिए हम यहाँ पे R3 को यूज करते हैं जी। R3 हमारे पास है 4 2 2 एंड 1। R1 की हेल्प से हमने इसको 0 बनाना है, तो ये हमारे पास 1 -2 -1 एंड -7। हमें यहाँ पे 0 रिक्वायर्ड है, तो ऊपर और नीचे सेम नंबर होना चाहिए। सो हम R1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 1 4 आ जाएगा, 4 2 ये 8 हो जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा और ये 4 7 28 हो जाएगा। अब दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तो साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो। तो ये हमारे पास ये ऑपरेशन हमारे पास आ गया। यहाँ पे R2 -3 R1 ये ऑपरेशन कॉलम जो है वो हमारे पास डिजायर्ड फॉर्म में आ चुका हुआ है। अब हमें यहाँ पे जो सेकंड कॉलम का डायगोनल एलिमेंट है ये 7, इसको 1 बनाना है। तो ये हमारे पास उसका रिजल्ट आ गया। जब हमने रो 2 को 5/7 और 21 को डिवाइड किया 7 पे, तो ये 3 आ गया। तो ये हमारे पास ये सेकंड रो की फॉर्म आ गई, जिसमें हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 2 बन चुका हुआ है। अब हम इस डायगोनल एलिमेंट्स के मदद से इस कॉलम के रिमेनिंग एलिमेंट्स को यानी कि -2 और 10 को 0 बनाना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे R2 की हेल्प लेनी होगी। उसको देखते हैं हम किस तरह से हम इसको 0 बनाते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे R1 को लिख लेते हैं। R1 हमारे पास है 1 -2 -1 और -7। इसी तरह से R2 की मदद से बनाएंगे 0, तो ये आ जाएगा 0 1 5/7 एंड 3। यहाँ पे हमें 0 रिक्वायर्ड है सेकंड स्पेस पे, तो यहाँ पे हमें जो ऊपर और नीचे सेम नंबर बनाने के लिए इस पूरी R2 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये बन जाएगा 2 1 2 2 5 10 और 2 3 6। दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास R1 प्लस 2 R2 और ये आंसर 1 + 0 1 हो जाएगा, -2 + 2 ये 0 आ जाएगा और 10/7 -1 इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/7 और -7 + 6 ये -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास R1 का आंसर आ गया। इसी तरह से R3 को देखते हैं। R3 में हमारे पास है R3 में है 0 10 2 एंड 29 और विद द हेल्प ऑफ R2 हमने इसको 0 बनाना है, तो R2 ले लेंगे। वो है जी 0 1 5/7 और 3 और हमें यहाँ पे सेकंड स्पेस पे 0 चाहिए। इट मींस 10 के नीचे 10 होना चाहिए। हम R2 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 10, ये बन जाएगा 10 5 50 और ये बन जाएगा 10 3 30। दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तो साइन चेंज कर देते हैं। साइन चेंज करने से ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास R3 का आंसर भी आ गया। अब यहाँ पे इसको मैट्रिक्स को हम लिखते हैं बना अपडेट करके, हमारे पास कुछ फॉर्म कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो ये हमारी फर्स्ट रो का हमारे पास ऑपरेशन R1 + 2 R2 ये इसका आ गया और R1 का आंसर है 103/7 -1, ये 103/7 -1 और इसी तरह से R3 के लिए हमारे पास ऑपरेशन था R3 - 10 R2 ये आ गया इसमें हमारे पास R3 - 10 R2 और उसका रिजल्ट था हमारे पास 0036/7 -1 बनाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, R3 को 7/36 माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे या -36/7 से R3 को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये 1 बन जाएगा। और ये देखते हैं इसको 7/36 से R3 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये रो 3 की फॉर्म बनाएंगे और इसको देखते हैं जी हम किस तरह से 0 बनते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे R1 को लिख लेंगे। R1 को लिखेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी 103/7 -1 और अब हम यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ R3 हमने जीरोस बनाने हैं, तो R3 आ जाएगा हमारे पास 0 0 1 7/36 और अब हमें यहाँ पे थर्ड स्पेस पे यहाँ पे 0 रिक्वायर्ड है, तो लिहाजा यहाँ पे हम R3 को 3/7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/7 और जब यहाँ पे 3/7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 से 7 कट जाएगा और ये 336 से कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा और नीचे 12, तो ये यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 1/12। अब दोनों को यहाँ पे माइनस करना होगा हमें। अब ये 3/7 से -3/7 कट जाएगा तो ये 0 बन जाएगा, हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा R1 - 3/7 R3, ये 1 - 0 1 आ जाएगा, 0 - 0 0 आ जाएगा और लास्ट पे हमारे पास -1 और -1/12 इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये -13/12 आ जाएगा, -13/12। ये हमारे पास R1 का ये सोल्यूशन कंप्लीट आ गया। अब हमने यहाँ पे R2 को देखना है, तो R2 हमारे पास है यहाँ पर 0 1 5/7 और 3 विद द हेल्प ऑफ R3 हमें 0 बनाना है, तो ये आ जाएगा 0 0 1 7/36। इन दोनों को यहाँ पे थर्ड स्पेस से आपको 0 चाहिए, तो इट मीन्स हमने यहाँ पे R3 को 5/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 5/7, यहाँ पे ये 5/7 और इसको जब 5/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 से 7 कट जाएगा, तो बचेगा 5/36। माइनस करना पड़ेगा दोनों को 0 लाने के लिए, तो साइन चेंज कर देंगे। ये साइन चेंज करेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा R2 - 5/7। तो ये हमारे पास ये इसके फाइनल आंसर आ गया इसका। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है।
तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के लिए इसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम चेंज करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के अंदर x का कोफिशिएंट x, y, z तीन वेरिएबल्स हैं। मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम में हम x के कोफिशिएंट्स लिखेंगे, दूसरे कॉलम में y के कोफिशिएंट, तो तीसरे में z के कोफिशिएंट्स होंगे। तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है, y का 2 और z का 2 है। तो हमारे पास यहाँ पे ये 1 2 2 ये हमारे पास फर्स्ट रो बन गई। इस तरह सेकंड इक्वेशन में x और y का कोफिशिएंट 1 एंड -2 है, जबकि z नहीं है तो उसका 0 आ गया। थर्ड इक्वेशन में x नहीं है तो उसकी जगह 0 आ गया, जबकि y और z का कोफिशिएंट 1 और -1 है। और इसी तरह से हमारे पास ये x, y, z तीन वेरिएबल्स आ गए और राइट हैंड साइड 3 4 और 1 ये इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बन गई। अब इस मैट्रिक्स फॉर्म में हम यहाँ से लिख सकते हैं, ये हमारा मैट्रिक्स A है, इसको अगर हम x का नाम दे दें और ये हमारा मैट्रिक्स B हो, हमारे पास A और B दोनों मैट्रिक्स को इकट्ठा करके लिख देंगे तो उसे हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और ये हमारा ऐसे हम डिनोट करते हैं A सबस्क्रिप्ट B से, और इसमें हमारे पास फर्स्ट जो है वो A मैट्रिक्स होता है और लाइन के बाद हम B मैट्रिक्स को उसके अंदर इम्बेड कर देते हैं, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किस तरह से बनेगा, हम इसके अंदर ये A मैट्रिक्स और ये B मैट्रिक्स दोनों को मर्ज कर देंगे तो हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगा। ये इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा जिसकी फर्स्ट रो है हमारे पास 1 2 2 3, सेकंड रो इसमें आगे हमारे पास 1 -2 0 एंड 4 और थर्ड रो हमारे पास है 0 1 -1 एंड 1। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमारे पास ये में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स गिवन है जो कि रिड्यूस फॉर्म में है, यानी कि इसमें हमारे पास ए मैट्रिक्स जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में यूनिट मैट्रिक्स बनाता है, जैसे ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये रिड्यूस्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया। तो इस सूरत में हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे लास्ट कॉलम होगा इसमें हमारे सॉल्यूशंस मौजूद होंगे। फर्स्ट रो में वो x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू -8 आ गई। सेकंड वैल्यू जो है सेकंड रो में वो 1 ये y की वैल्यू है, और थर्ड रो के अंदर जो वैल्यू है वो z की यानी कि 1/3 आ गई। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इसका सोल्यूशन लिखना है। हमारे पास ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यूनिट मैट्रिक्स बना हुआ है, तो राइट साइड लास्ट कॉलम जो हमारा x y z की वैल्यूज को देगा, सोल्यूशन देगा हमें। x की वैल्यू इसमें -1, y की वैल्यू 7 और z की वैल्यू 0, ये हमारा इसका सोल्यूशन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 से 12 क्वेश्चन जिसके अंदर हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स गिवन है, गॉस जॉर्डन मेथड यूज करना है तो रिड्यूस द मैट्रिक्स एंड देन फाइनली हम इसका सोल्यूशन सेट इसका लिखेंगे। तो हमारे पास ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास ये इसका फर्स्ट रो है 1 5 2। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हमारे पास जब गॉस जॉर्डन मेथड यूज करते हैं तो उसमें हमें क्या करना होता है कि उसका डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाना होता है, तो ये डायगोनल एलिमेंट ऑलरेडी 1 है, और इस कॉलम के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको 0 बनाना होता है, तो ये भी यहाँ पे ऑलरेडी 0 है। इट मींस वी कैन से कि हमारे पास फर्स्ट कॉलम इस मैट्रिक्स का ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हमें यहाँ पर सेकंड कॉलम से स्टार्ट करना है, सेकंड कॉलम का ये डायगोनल एलिमेंट -2 बनता है। अब इसको हमने 1 बनाना है, क्योंकि इस एलिमेंट से नीचे ऑलरेडी 1 मौजूद है, तो हम इन दोनों रोज को इंटरचेंज कर देंगे, रो 2 एंड रो 3 को, तो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट जो है वो 1 आ जाएगा। अब हम इनको चेंज करते हैं। जब हमने रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज किया, हमारे पास यहाँ पे ये डायगोनल एलिमेंट 1 बन गया हुआ है। अब इस डायगोनल एलिमेंट 1 की मदद से हम इस कॉलम के अदर एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे। इन 5 को 0 बनाना है और -2 को 0 बनाना है। ऑपरेशन या गॉस जॉर्डन मेथड अप्लाई करते हैं। अगर रो 1 को लिखेंगे, रो 1 के अंदर हमारे पास है 1 5 2 6, और सेकंड नंबर पे रो 2 लिखेंगे। रो 2 में है 0 1 3 0, इन दोनों रोज को माइनस करेंगे। हमारे पास यहाँ पे सेकंड पेज पे पोजीशन पे हमें यहाँ पे 0 चाहिए और नीचे सेम नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पे हम इस 5 से मल्टीप्लाई करें, हम रो 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास ये माइनस करेंगे इसके बाद, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये 0 आ जाएगा। ये मेरे पास ऑपरेशन बन जाएगा R1 -5 R2। आंसर यहाँ पे 1 आ जाएगा। 2 -15 -13 हो जाएगा और 6। ये मेरे पास R1 का आंसर आ गया। इसी तरह से R3 मेरे पास है 0 -2 3 9, और R2 की मदद से R2 हमारे पास 0 1 3 0, इन दोनों को हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 0 बनेगा, और उसके लिए हमें यहाँ पे जहाँ पे 0 चाहिए ऊपर नीचे सेम नंबर होना चाहिए। इट मीन हम R2 को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ऐड करने से। ये इसका रिजल्ट आ जाएगा R3 + 2 R2 इक्वल टू ये 0 आ जाएगा, 3 + 6 9 हो जाएगा और 9 + 0 9 आ जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास ये R1 और R3 का रिजल्ट आ गया। अब हम मैट्रिक्स को लिखते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा, तो हमारे पास मैट्रिक्स ये बन जाएगा 1 0 -13 6 0 1 3 0 और 0 0 9 9। इस मैट्रिक्स में अब हमारे पास यहाँ पे पहले 2 कॉलम हमारे पास डिजाइड फॉर्म में दोनों आ चुके हुए हैं, ये दोनों
1 0 0 0 1 0। अब हमें यहाँ पे थर्ड कॉलम का जो डायगोनल एलिमेंट है ये इसको 1 बनाना है, इसलिए हम थर्ड रो को 9 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे थर्ड कॉलम को यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि 0 0 1 की फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पे R3 को डिवाइड करते हैं 9। अब हमारे पास इसका डायगोनल एलिमेंट ये 1 बन चुका है। अब इसकी मदद से हमने इस कॉलम के अदर एलिमेंट्स ये 3 को और -13 को इनको हमने 0 बनाना है। इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं रो 1 R1 में हमारे पास है 1 0 -13 6 विद द हेल्प ऑफ R3 0 0 1 1। तो यहाँ पे हमें 0 रिक्वायर्ड है, दोनों रोज को हम ऐड कर देंगे, बट बिफोर दैट हमें R3 को 13 से मल्टीप्लाई करना होगा और उसके बाद हम ऐड करते हैं, ये आ जाएगा R1 प्लस 13 R3 1 0 और ये 0 हो जाएगा, 13 और 6 19 आ जाएगा। ये हमारे पास R1 का आंसर आ गया। और उसके बाद हम R2 को चेंज करते हैं। रो 2 के अंदर हमारे पास मौजूद है 0 1 3 0, R3 लिखेंगे नीचे 0 0 1 1 और यहाँ पे हमें 0 रिक्वायर्ड है। इट मीन्स हमें यहाँ पे R3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस कर देने से हमारे पास ये 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा R2 माइनस 3R3 0 1 0 और -3। ये हमारे पास R1 और R2 के रिजल्ट्स आ गए। अब हम यहाँ पे इनको मैट्रिक्स में इंसर्ट करते हैं, हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा। अब मेरे पास मैट्रिक्स जो है वो ये मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स में चेंज हो चुका हुआ है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसका मतलब मेरे पास राइट साइड पे जो लास्ट कॉलम है उसमें मेरे पास x और y z के आंसर्स आ गए। x की वैल्यू 19 आ गई, y की वैल्यू -3 एंड z की वैल्यू 1। ये इसका सोल्यूशन आ गया। हमारे पास यूनिक सोल्यूशन हम इसे कहेंगे क्योंकि ये x y z एक ही सिंगल वैल्यूज आई। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे 13 से 16 प्रॉब्लम्स के अंदर हमें रो ऑपरेशन, इन अदर वर्ड्स वी कैन से हमने गॉस जॉर्डन अप्लाई करना है ऑन द ऑगमेंटेड मैट्रिसेस और उसका हमें सोल्यूशन जो है वो फाइंड करना है। ये हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है। तो सबसे पहला टास्क तो हमें यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करके हम इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। ये हमारे पास इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया जिसमें हमारे मैट्रिक्स है 1 2 -1, फर्स्ट रो राइट हैंड साइड पे 3 आ गई। सेकंड रो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की 2 5 -2 7 और -1 1 5 -12। अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम गॉस जॉर्डन मेथड या रो ऑपरेशन यूज करते हुए इसको रिड्यूस करते हैं। हमारा पहला रो ऑपरेशन होगा, फिर रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। हमारा डायगोनल एलिमेंट ऑलरेडी 1 है। अब इस डायगोनल एलिमेंट्स की मदद से हमने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के ये रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स को हमने 0 बनाना है। तो इसको हम यहाँ पे रो 2 को लिखते हैं। रो 2 हमारे पास 2 5 -2 7। रो 1 की मदद से 0 बनाना है तो रो 1 आ जाएगा 1 2 -1 3। इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 0 रिक्वायर्ड है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 2 2 4 2 1 2 एंड 2 3 6। दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस कर देने से हमारे पास ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये आ जाएगा R2 -2 R1। ये 5 -4 1 आ जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, -2 + 2 और ये 7 -6 ये भी 1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया रो 2 का आंसर। इसी तरह से रो 3 मेरे पास है -1 1 5 -12। R1 है 1 2 -1 3। इन दोनों को सिंपल ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा R3 प्लस R1। 1 -1 0 हो जाएगा, 1 + 2 3 आ जाएगा, 5 -1 4 आ जाएगा और ये -9 आ जाएगा। ये मेरे पास R3 का आंसर आ गया। मेरे पास ये फर्स्ट रो ऑपरेशन के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा वो किस तरह से होगा। मेरे पास ये मैट्रिक्स आ गया जिसमें हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट जो कॉलम है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 0 0 की फॉर्म में आ चुका है और सेकंड कॉलम का जो डायगोनल एलिमेंट है वो ऑलरेडी 1 है। अब इस 1 की मदद से हमने सेकंड कॉलम के रिमेनिंग दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे, 2 को भी और 3 को भी, और इसके लिए हम रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा R1 है हमारे पास 1 2 -1 3 विद द हेल्प ऑफ R2। रो 2 लिखेंगे 0 1 0 1। इन दोनों को हम माइनस करेंगे लेकिन हमें सेकंड स्पेस पे 0 रिक्वायर्ड है। तो पहले हम R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास ये आ जाएगा R1 -2 R2। ये 1 आ जाएगा, 0 -1 1। इसी तरह से हमारे पास R3 को हम लिख सकते हैं। रो 3 है 0 3 4 -9। रो 2 लिखेंगे हम 0 1 0 1। दोनों को माइनस करेंगे लेकिन उससे पहले हम चूंकि 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0 लाने के लिए,
R2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड देन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा R3 माइनस 3R2, 0 आ जाएगा, ये भी 0, 4 और माइनस 3 मेरे पास R1 और R3 के रिजल्ट आ गए। उनको सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गया है, जिसके अंदर बस 2 कॉलम जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। और हमारे पास यहाँ पे इसको थर्ड कॉलम के डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाना, जिसके लिए हम इस थर्ड रो को 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये डायगोनल एलिमेंट थर्ड कॉलम का ये 1 बन चुका है। अब इसकी वजह से हमारे पास थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे, एक ऑलरेडी 0 है, सिर्फ एक को 0 बनाना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी R1 हमारे पास है 1 0 माइनस 1 1, R3 की मदद से 0 बनाएंगे, 0 0 1 माइनस 3, दोनों को प्लस कर देना है, R1 प्लस R2, यह रहेगा 1 0 0 माइनस 2, ये हमारे पास R1 का रिजल्ट आ गया। तो इसके बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स इस तरह से बन जाएगी। हमारे पास ये मैट्रिक्स फाइनली आ गया, जिसमें मैट्रिक्स ए जो है वो यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका हुआ है। इट मींस हमारे पास ये रिड्यूस फॉर्म इसकी आ चुकी है विद द हेल्प ऑफ गॉस जॉर्डन मेथड या रो ऑपरेशन मेथड। ये हमारे पास x का आंसर -2, y की वैल्यू 1 एंड z की वैल्यू -3, ये इसका सोल्यूशन आ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो उसमें 3 पॉसिबिलिटीज हैं, 3 केसेस बनते हैं सोल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन। थ्री पॉसिबिलिटीज है, उसके 3 केसेस हैं। केस 1 यूनिक सॉल्यूशन, जो कि अभी तक हम डिस्कस करते आए हैं। इन सब में जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने अटेम्प्ट किए उनके अंदर सॉल्यूशन जो था वो यूनिक था, यानी कि आपके पास एक ही सॉल्यूशन था, एग्जैक्ट आपके पास मिल जाता है x y z की वैल्यूज, जो कि यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है। उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल हो, तो उसका सॉल्यूशन जो है वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। हम कुछ इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इन रिड्यूस्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स if number of non-zero rows of matrix A is equals to number of variables and system as unique. फॉर एग्जाम्पल भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, उनके अंदर हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 2 1। सपोज हमारे पास ये एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है जो रिड्यूस्ड फॉर्म में है। इसके अंदर ये 3 नॉन जीरोस है, मैट्रिक्स ए के अंदर ये तीनों नॉन जीरोस है। हर रो के अंदर कम से कम एक नंबर ऐसा है जो 0 नहीं है, तो सो दीज आर 3 नॉन जीरो रोज। जबकि इसके अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है वो भी 3 होंगे, क्योंकि इसके अंदर 3 कॉलम है। 3 कॉलम है, ईच 1 कॉलम है फॉर 1 वेरिएबल। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स ये इक्वल आ गए, सो दिस सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ से हम ये इसको यूनिक सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं, x is equals to 3, y is equals to 2 and z equal to 1। ये इसका यूनिक सॉल्यूशन आ गया। अब हम चलते हैं सेकंड केस है इसका, जिसमें इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। सेकंड केस इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इसमें हम कहेंगे इन reduced augmented matrix if number of non-zero rows in matrix A is less than the number of variables। अगर हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो है वो वेरिएबल से कम हो एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स contains a row of all zero elements, तो हमारे पास यहाँ पे then system has infinite number of solutions, finite number of solutions। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है
10440133000। ये हमारे पास एक रिड्यूस फॉर्म में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, जिसमें हमारे पास इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कंटेन करता है कि ये रो जिसमें तमाम एलिमेंट्स 0 हैं। हमने यही कहा कि हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में एक ऐसी रो का मौजूद हो जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स 0 हो। सेकेंडली, इसके अंदर जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है उनकी तादाद हमारे पास यहाँ पे 2 है। ये फर्स्ट रो ये नॉन जीरो है, ये सेकंड ये भी नॉन जीरो रोज है। इसमें 2 नंबर ऑफ रोज हैं जो कि नॉन जीरो है, जबकि इसके अंदर वेरिएबल्स जो है वो टोटल 3 बनते हैं। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कंटेन अ रो ऑफ ऑल जीरोस। तो यहाँ पे ये सिस्टम जो है इसका यूनिक सोल्यूशन नहीं बल्कि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस होंगे, और इस सोल्यूशंस को हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा x प्लस 4z इक्वल टू 4, y प्लस 3z इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो z की फॉर्म में है। यहाँ पे इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 4 माइनस 4z, y इक्वल टू 3 माइनस 3z। अब हमारे पास x और y दोनों का आंसर जो है वो z की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। z की वैल्यू जो भी हो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके मुताबिक x और y का आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास x और y का आंसर जो है वो नंबर्स की फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं है बल्कि वेरिएबल डिपेंडेंट है। इस वजह से हम कहेंगे कि इस सिस्टम के इनफाइनाइट नंबर ऑफ solution. Third case, no solution in reduced augmented matrix if all elements of matrix A are 0 in a row, but in the same row the element of matrix B is not 0, of matrix B is not 0, then it is inconsistent system and has no solution. For example, हमारे पास ये एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मिलता है हमें 1 0 0 5 0 1 0 3 0 0 0 2। अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में जो ए मैट्रिक्स है उसके अंदर ये आपके पास एक हमारे पास एक रो है जिसके अंदर तमाम एलिमेंट 0 है, बट इसी रो के अंदर हमारे पास जो मैट्रिक्स बी का एलिमेंट है वो 0 नहीं है। दिस सिचुएशन लीड्स अस टू नो सॉल्यूशन। ये हमारे पास 3 केसेस थे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के। अब हम इनके यूनिक सॉल्यूशन के केसेस जो अभी तक हम क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अब हम एग्जांपल्स करते हैं एनी सॉल्यूशंस की और नो सॉल्यूशन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन क्वेश्चंस के अंदर हमें देखना है सिस्टम may have unique solution, infinite number of solutions और no solution। इन 3 में से कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। यूज मैट्रिसेस टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन। उसके बाद हमने इनका जनरल सॉल्यूशन लिखना है। इफ द सिस्टम द सॉल्यूशन एग्जिस्ट और उसके मैनी सॉल्यूशन होंगे हम उनका जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, और अगर उसका यूनिक सॉल्यूशन हो तो वो फाइंड करेंगे, और अगर नो सॉल्यूशन है तो हम बता देंगे कि सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको सिस्टम को मैट्रिक्स की फॉर्म में एंड देन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को गॉस जॉर्डन मैट्रिक्स से सॉल्व करते हुए हम इसका सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करते हैं। अब सबसे पहले हम इसका लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में सिस्टम का, और उसके बाद इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। ये इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हम देख सकते हैं इसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट है वो हमारे पास 1 नहीं है फिलहाल। इसको 1 बनाने के लिए हम इससे जो लोअर रोज है उनके अंदर 1 मौजूद है, तो हम यहाँ पे ये करेंगे कि इनको रोज को इंटरचेंज कर दें, तो हमारे पास यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट 1 बन जाएगा। तो हम यहाँ पे रो 1 और 2 को इंटरचेंज करते हुए डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाते हैं। यहाँ पे हमने रो 1 और 2 को इंटरचेंज कर दिया। ये R12 मीन्स रो 1 और 2 को इंटरचेंज किया, रो 1 की जगह पे 2 और 2 की जगह 1 लिखते हुए हमारे पास यहाँ पे ये डायगोनल एलिमेंट 1 बन गया है। अब इस डायगोनल एलिमेंट की मदद से इस कॉलम के रिमेनिंग एलिमेंट्स 2 और 1 को 0 बनाएंगे। उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं जी रो 2 के अंदर हमारे पास है 2 -1 3 0 और 1 को यूज करते हुए 1 2 2 0। यहाँ पे दोनों को माइनस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें रो 1 को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद माइनस, जिससे ये 2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 8 -2 और 1 0 -5 और ये आ जाएगा -1 0। इसी तरह से R3 को लिखते हैं। R3 हमारे पास है 1 -3 1 0 और 1 को यूज करेंगे 0 बनाने के लिए 1 2 2
0। यहाँ पे दोनों को सिंपल माइनस कर देते हैं। माइनस कर देने से हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये आ जाएगा R3 माइनस R1, 0 आ जाएगा, ये -5 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये रो 2 और रो 3 के आंसर्स आ गए। अब इनको पुट करते हैं मैट्रिक्स के अंदर, हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा। हमारे पास यहाँ पे ये मैट्रिक्स आ गया 1 2 2 0 0 -5 -1 और 0 -5 -1। अब इसके अंदर हमारे पास ये डायगोनल एलिमेंट, इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए हमने रो 2 को -5 से डिवाइड कर दिया। -5 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये डायगोनल एलिमेंट जो है वो 1 बन चुका है। इसकी मदद से हमने इस कॉलम के रिमेनिंग एलिमेंट्स 2 एंड -5 इसको 0 बनाते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे R1 को लिखते हैं। R1 हमारे पास 1 2 2 0 है, जबकि R2 जो है वो है 0 1 1/5 0। यहाँ पे हमें 0 रिक्वायर्ड है। हम यहाँ पे R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, बन जाएगा 2/5। दोनों को माइनस करते हैं, हमारे पास यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आ जाएगा R1 -2 R2, ये आंसर 1 आ जाएगा। और 2 - 2/5 जब करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 8/5 और ये 0। इसी तरह से हमारे पास R3 थर्ड रो, R3 जो हमारे पास है 0 -5 -1 0 R2 0 1 1/5 0। और इनको हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें R5 से मल्टीप्लाई करना हो, कि बन जाएगा 5। और जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 1 है। तो इस तरह से ये आंसर हमारे पास ऐड करने से 0 0 0 आ जाएगा। R3 + 5 R2 और ये पूरी रो जो हमारे पास इस तरह 0 हो गई। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स इस फॉर्म में आ जाएगा। हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गया जिसके अंदर ये लास्ट रो जो है वो कंप्लीट 0 हो गई है। तो हमारे पास जब कंप्लीट 0 हो जाए किसी भी रिड्यूस मैट्रिक्स के अंदर, पूरी रो 0 हो जाए, तो वो उसका मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। सो दिस लीड्स टू मैनी सॉल्यूशंस। जिसे गिवन मैट्रिक्स से हम दोबारा से इसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे इक्वेशंस के अंदर। हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है वो x के कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड y के कोफिशिएंट्स को, थर्ड z के कोफिशिएंट्स को, और ये फोर्थ कॉलम जो ये राइट हैंड साइड को शो करता है। तो अगर हम फर्स्ट लाइन को यहाँ से देखें, x का कोफिशिएंट 1 हमारे पास x आ जाएगा, y का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, और z का कोफिशिएंट 8/5 और राइट हैंड साइड 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, z को हम दूसरी साइड पे ले जाएं, x = -8/5z। इसी तरह से सेकंड रो को, इसमें x का कोफिशिएंट 0 तो 0 हो जाएगा, y का कोफिशिएंट 1 ये y आ गया, z का कोफिशिएंट 1/5 इक्वल टू राइट हैंड साइड 0 आ गई, और इसको भी हम लिख सकते हैं y = -1/5z। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे दोनों वेरिएबल्स x एंड y ये डिपेंडेंट है z के ऊपर। इसमें z वेरिएबल जो है वो आ रहा है, z की वैल्यू पे डिपेंड करेंगे ये दोनों वेरिएबल्स। y डिपेंडेंट, y और x दोनों z की वैल्यू पे करते हैं। तो हम यहाँ पे x की जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे पास x और y की वैल्यूज आती जाएंगी। हम यहाँ पे z को सपोज कर लेते हैं t के इक्वल रियल नंबर। जब यहाँ पे हम इस z वेरिएबल को सपोज करेंगे ये t के इक्वल है और t जो है वो रियल नंबर है, रियल नंबर, देन हमारे पास ये x का आंसर आ जाएगा 8/5t, y आ जाएगा -1/, और z की आ जाएगा हमारे पास, ये हम यहाँ पे ऊपर इसको t सपोज कर लिए, तो z आ जाएगा t के इक्वल। इस तरह t की वैल्यू जो भी हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, हमें x और y z तीनों के डिफरेंट आंसर्स जो है मिलते जाएंगे। तो यहाँ पे ये हंड्रेड्स ऑफ आंसर्स हमें मिल सकते हैं। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन जो है सिस्टम के वो एग्जिस्ट करेंगे। अब हम इसके बाद चलते हैं एक और एग्जांपल की तरफ। हमारे इस क्वेश्चन में इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम सबसे पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया हमने, ये इसका मैट्रिक्स बन गई, मैट्रिक्स फॉर्म बन गई, और फिर इस मैट्रिक्स से हमने इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया, तो ये इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हमारे पास यहाँ पे इसका जो डायगोनल एलिमेंट है, इसको गॉस जॉर्डन मेथड से सॉल्व करने के लिए ये 1 नहीं है, लेकिन इससे नीचे थर्ड रो के अंदर 1 मौजूद है। हम यहाँ पे रो 1 और रो 3 को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज करने से हमारे पास ये डायगोनल एलिमेंट, तो हमारे पास यहाँ पे इसका डायगोनल एलिमेंट 1 बन चुका हुआ है। अब इसकी मदद से हमने यहाँ पे रो 2 और रो 3 के एलिमेंट्स को हमने 0 बनाना है। इसके लिए हम यहाँ पे रो 2 को लिखेंगे R2, की हमारे पास है 3 1 -6 -7, R1 की मदद से तो R1 लिखेंगे 1 -1 2 3। दोनों को माइनस करने से पहले हमें R1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और उसके बाद दोनों को हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। दोनों को माइनस करने से ये 3 से 3 कैंसिल होकर यहाँ पे 0 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा आपके पास ये R2 -3 R1, और ये 1 + 3 4 होता है, -6 -6
12 आ गया और ये -16 आ गया। इसी तरह से R3 हमारे पास है 2 -1 1 एंड 2 R1 की मदद से, तो ये 1 -1 2 एंड 3 बन जाएगा। तो इन दोनों को माइनस करने से पहले हम R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 2 4 एंड 6 आ जाएगा। दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस कर देने से हमारे पास यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। R3 -2 R1, ये आंसर 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये -3 और ये -4 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास ये रो 2 एंड रो 3 के रिजल्ट्स हम यहाँ पे लिख, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया जिसके फर्स्ट कॉलम जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब हमारे पास यहाँ पे सेकंड कॉलम के डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाना है, जो कि 1 नहीं है, लेकिन उससे नीचे 1 मौजूद है। तो हम यहाँ पे रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज कर, रो 2 एंड 3 को इंटरचेंज करने से हमारे पास यहाँ पे इसका डायगोनल एलिमेंट 1 बन गया है। अब इस डायगोनल एलिमेंट की मदद से हम इसके कॉलम के अदर 2 एलिमेंट्स -1 और 4 को 0 बनाते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे R1 को लिख देंगे। R1 हमारे पास है 1 -1 2 3, विद द हेल्प ऑफ R2 बनाएंगे। R2 हमारे पास 0 1 -3 -4, इन दोनों को सिंपल ऐड कर देते हैं। R1 प्लस R, ये आंसर आ जाएगा 1 0 -1 -1। इसी तरह से R3 को लिखते हैं। R3 हमारे पास है 0 4 -12 -16 और यहाँ पे R2 0 1 -3 और -4। अब यहाँ पे माइनस करने से पहले हम पहले रो 2 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रो 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते, यह हो जाएगा 4, ये हो जाएगा यहाँ पर -12 और ये बन जाएगा 6। इन दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस कर देने से हमारे पास यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आ जाएगा R3 -4 R2, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 ये 0, द होल रो बिकम 0। तो जब होल रो 0 बन जाए तो यहाँ पे सिस्टम के मैनी सॉल्यूशंस है, यानी कि डिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे। 2 वेरिएबल एक थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड करेंगे। तो हम यहाँ पे फर्स्ट रो में हमारे पास ये x का फर्स्ट कॉलम x के कोफिशिएंट, सेकंड y के और थर्ड c के। तो इस तरह से हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी वो x -c इक्वल टू ये -1 आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन जो बनेगी वो y -3z इक्वल टू -4 आ जाएगा। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गए। इनको हम रीराइट कर सकते हैं, क्योंकि कॉमन वेरिएबल दोनों के अंदर z है, तो z को दूसरी साइड पे ले जाते हुए तो x हमारे पास आ जाएगा z-1 और y हमारे पास आ जाएगा 3z-4। यहाँ पे ये दोनों z पे डिपेंडेंट इक्वेशंस हैं। z को हमने यहाँ पे जो कॉमन वेरिएबल था वो उसको t सपोज कर लिया। इस तरह से ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया, x इक्वल टू t-1, y इक्वल टू 3t-4 एंड z इक्वल टू t, और जो t है यहाँ पे t इज अ रियल नंबर। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, लेकिन इक्वेशन सिर्फ 2 है। इसका मतलब या तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस इसका एग्जिस्ट करेगा, यानी जनरल सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। एंड द सेकंड पॉसिबिलिटी इसका जो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन इम्पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इसका यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल्स का इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशंस लेस है, तो दिस सिस्टम हैज मेनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन। हम यहाँ पे देखते हैं, इसका सबसे पहले हमने यहाँ पे ये बना दिया है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना दिया हमने। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हमारे पास यहाँ पे ये थर्ड रो जो है वो जीरोस की लगा दी है, ताकि हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स बन सके। उसके बाद गॉस जॉर्डन मेथड, एलिमिनेशन मेथड हम यूज करते हैं। गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए इसका जो डायगोनल एलिमेंट था वो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे 1 मौजूद, लेकिन उसके नीचे हम यहाँ पे इसको 2 को 0 बनाने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी R2 हमारे पास है 2 -5 -5 -9 और R1 की मदद से इसको 0 बनाएंगे तो ये है 1 -4 1 -4। अब इन दोनों को माइनस करने से पहले हमें R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 -8 2 -8, दोनों को साइन चेंज करके माइनस कर देंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हमारे पास ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ये बन जाएगा R2 -2 R1 और आंसर इसका आ जाएगा यहाँ पे 3, ये -7 और -1। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे इसका ये सोल्यूशन आ गया 3 -7 -1। लास्ट रो ऑलरेडी 0 है। अब यहाँ पे हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट है वो हमारे पास यहाँ पे 3 है। इसको 1 बनाने के लिए हम R2 को t पे डिवाइड कर दिया, t पे डिवाइड, इसके लिए हम लिखेंगे R1 है 1 -4 1 -4 R2 की मदद से। R2 हमारे पास है जी 0 1 -7/3 -1/, दोनों को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, बट बिफोर दैट हम यहाँ पे R2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 7 28 हो जाएगा, 4 1 4, दोनों को ऐड कर देना है। R1 + 2 R2 ऐड करेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा,
ये 0 हो जाएगा और ये 1 माइनस 28/3 जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। फिर क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आ गया, ये पहले आपके पास IC इक्वल टू -16/3 ये फर्स्ट इक्वेशन बन, सेकंड x का कोएफिशिएंट 0 यहाँ, तो यहाँ पे हमने z को t सपोज कर लिया और z को t सपोज करने के बाद जब इन टर्म्स ऑफ t और z की वैल्यू लिखना है x हमारे पास आ जाएगा। और इस क्वेश्चन में ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, मैट्रिक्स फॉर्म के बाद इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया हमने। यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हमारे पास इसको गॉस जॉर्डन मेथड से सॉल्व करने के लिए इसका डायगोनल एलिमेंट t था, लेकिन इससे नीचे 1 मौजूद है, लिहाजा हमने यहाँ पे रो 1 और 2 को इंटरचेंज कर दिया, इससे हमारे पास ये डायगोनल एलिमेंट 1 बन गया था। हम यहाँ पे लिख लिया हमने यहाँ पे R2 हमारे पास है 3 2 1 0 और R1 की मदद से R1 हमारे पास है 1 1 2 2, यहाँ पे इन दोनों को माइनस करें तो इस तरह से हमारे पास ये रो बन गए। R3 के लिए हमारे पास है R3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 एंड 1, यहाँ से हम R1 को लिख आ जाएगा 1 1 2 2, माइनस करने से पहले R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा हमारे पास, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस रो 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये रो 2 आ गई, इसमें डायगोनल एलिमेंट 1 बन गया होगा। अब इस 1 की मदद से हमने रिमेनिंग एलिमेंट्स को दोनों को 0 बनाना है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि R1 हमारे पास है 1 1 2 2, R2 को यूज करेंगे, यह 0 1 5 6 दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस कर देने से हमारे पास ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा R1 माइनस R2 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, -3 और माइनस, ये हमारे पास रो 1 बन गई, 1 0 -3 -4। अब इसी तरह से हम R3 लेते हैं, R3 के अंदर है 0 -1 -5 -3, R2 को यूज करेंगे, R2 के साथ ये हमारी रो 3 आ गई। रो 3 में हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे ये कंप्लीट रो 0 हो गई है, A मैट्रिक्स के अंदर, बट इसी रो के अंदर मैट्रिक्स B का जो एलिमेंट है वो 0 नहीं, लिहाजा यहाँ पे हमारे पास ये इनकंसिस्टेंट सिचुएशन आ गई है, दिस लीड्स टू इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। ये हमारा तीसरा केस, ये था स्टूडेंट आज का लेक्चर, जिसमें हमने सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को डिस्कस किया, जिसके 3 केसेस। नंबर 1 यूनिक सॉल्यूशन, जब हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरोस इन द reduced augmented matrix A वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल हो तो यूनिक सॉल्यूशन होता है।